हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने यूपीएससी के सी सेट में जो मैथ्स के सवाल पूछे गए हैं 2019 में उस पे डिस्कस किया था और उनके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। उसके लिए हमने ये नेक्स्ट वीडियो आज आपके लिए बनाई है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 2019 के जो सभी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर लें। अगर वीडियो छोटी रहेगी तो हम 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के उन पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात तो आपसे और कहना चाहूंगा, आई होप जो हमने कल क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या फिर कोई भी आपसे कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आज की वीडियो के लिए जो आपको नहीं समझ आता है कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन, तो उसके लिए भी आप वीडियो को कमेंट कर सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीता एंड गीता गो फॉर ए स्विम आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days and every 3 days respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीता और गीता नाम की 2 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और वो तैरने के लिए जाती हैं। और कब जाती हैं? हर 2 दिन बाद जाती है। जो सीता है हर 2 दिन बाद और गीता है हर 3 दिन बाद जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर वो 1 जनवरी को दोनों साथ गई थी, 1 जनवरी को दोनों साथ गई थी, तो नेक्स्ट टाइम दोनों साथ कब जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसकी अप्रोच। देखिए आप मान लेते हैं ये सीता है और ये गीता है। ठीक है जी, तो ये तो जा रही है हर 2 दिन के गैप में और ये जा रही है हर 3 दिन के गैप में। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली कॉमन सेंस से इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमारा मैथ्स का यूज किया गया है वो किया गया है एचसीएफ एंड एलसीएम वाला, जो बेसिकली ये क्वेश्चन है एलसीएम का है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान है, एलसीएम का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसको लैंग्वेज में थोड़ा सा बांध दिया है। इसकी वजह से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा टफ लगे, डिफिकल्ट लगे, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास 2-2 दिन के गैप में जब जा रही हैं तो हमारे पास 2 नंबर हैं 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, इनका एक मल्टीपल लेंगे, क्योंकि साथ तो ये उसी दिन जा पाएंगे। देखिए अगर सीता शुरू करेगी 2 दिन के बाद, तो पहले अगर वो 2 तारीख को जा रही है तो फिर 4 को जाएगी, फिर 6 को, फिर 8 को और फिर 10 को जाएगी। हम सपोज कर लेते हैं। ऐसे ही अगर गीता हर 3 दिन बाद जा रही है तो सपोज 3 तारीख को जा रही है तो फिर 6 को जाएगी, फिर 9 को जाएगी, फिर 12 को जाएगी, फिर 15 को जाएगी और फिर 18 को जाएगी। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये जो चीज है ये 2 के मल्टीपल्स हैं और ये 3 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन ये साथ कौन सी तारीख को जाएंगी? एक तो 6 तारीख को साथ जा रही है। ठीक है, अगर ये 12 तारीख को जाएगी तो 12 को भी साथ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का, जो भी कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। और इन दोनों के लिए जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या है? 6 है। तो ये एलसीएम का जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक चीज बताई गई है। इसका हम डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते थे। कैसे? 2 और 3 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करें, ये दोनों क्या है अपने आप में, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, और जो प्राइम नंबर का एलसीएम हमें निकालना होता है तो क्या कर देते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। अगर ये दोनों 1 जनवरी को साथ गई थी, कितनी जैन को? 1 जैन को साथ गई थी, तो अब कितने दिन बाद जाएंगी? 6 दिन बाद। मतलब कौन सी तारीख को जाएंगी? 7th जैन को जाएंगी। अब 7th जैन को जा रही, सिर्फ क्या पूछा आपसे? नेक्स्ट पूछा, उसके बाद नेक्स्ट नहीं पूछा। तो जो करंट नेक्स्ट है, जो नियर बाई नेक्स्ट है, वो कब जाएगा? 7 तारीख को जाएंगे दोनों साथ। और आपके ऑप्शन में क्या है? 7 जनवरी ए ऑप्शन पे है। ठीक है, लेकिन वो 13 को भी साथ जाएंगी, लेकिन वो 7 के बाद नेक्स्ट डेट पे जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा? 7 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एना वाज बोर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। हर मदर इज 3 years younger than her father and 24 years older than Anna, who is 13 year old. At what age did Anna's father both marry? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एना का जो जन्म है उसके पेरेंट्स की शादी के 4 साल के बाद हुआ, और उसकी जो माताजी हैं उसके फादर से, उसकी जो मदर उनके फादर से 3 साल छोटी हैं,
और वो जो उनकी मदर हैं वो एना से 24 साल बड़ी हैं, और एना कितने साल की है, 13 साल की। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब उनकी शादी हुई थी उसके फादर की, तो उसकी एज कितनी थी, मतलब मैरिज के टाइम पे फादर की एज बतानी है आपको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली कौन से कॉन्सेप्ट का है, एज वाले कॉन्सेप्ट का है, लेकिन इसमें एज का भी कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अगर एज का कॉन्सेप्ट आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी बिना कॉन्सेप्ट के भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब जो एना है, एना की एज दे रखी है कितनी, 13 ईयर्स, मतलब जो एना है वो 13 साल की है। अब वो कह रहा है कि जो उसकी मदर है वो उससे कितने साल बड़ी है, 24 ईयर्स। तो अगर इसमें 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 37। मतलब जो उसकी मदर की एज है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 37 ईयर्स। और वो एक बात और कह रहे हैं कि जो उसके फादर हैं उनसे उनकी मदर कितने साल छोटी है, 3 साल छोटी है। तो इसमें अगर हम 3 और ऐड कर दें तो ये जो 40 ईयर्स है ये किसकी एज आ जाएगी, ये फादर की एज आ जाएगी। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि फादर की एज बतानी है, कब बतानी है, जब उनकी शादी का टाइम था, मतलब शादी के टाइम पे फादर की एज कितनी थी। इसका मतलब अगर फादर की एज में से हम एना की एज और प्लस में 4 ईयर घटा दें तो हमारे पास उसकी फादर की एग्जैक्ट एज आ जाएगी जब उनकी शादी हुई थी, क्योंकि एना तो 4 साल के बाद हुई थी मैरिज की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 13 साल एना की एज है और 4 साल के बाद हुई थी, इसका मतलब कितना माइनस करें इसमें से, 17 माइनस किया हमने तो ये बच गया 23। तो जो फादर की एज थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज के टाइम पे उसके फादर की, एना के फादर की एज कितनी थी, 23 ईयर्स। जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बिल्कुल ठीक होगा। ये एज से रिलेटेड कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन सेंस वाला और बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो इसको इजी तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स ऑफ टाइम्स the digit 5 will appear while writing the integers from 1 to 1000 is। क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि अगर हम 1 से लेके 1000 तक की 1 to 1000 तक की काउंटिंग लिखते हैं, इंटीजर्स लिखते हैं, तो उसमें 5 कितनी बार दिखता है वो आपको काउंट करके बताना है। क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान है, इजीली आप इसको भी कर सकते हैं, नोट एन इश्यू। थोड़ा सा लेंदी है देखिए, लेकिन थोड़ा रोचक भी है, देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें जो मेनली पूछा जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को तो आई होप ये चीज समझ ही नहीं आ रही होगी, इसमें 5 कैसे काउंट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 5 हमें दिखता है सिर्फ वो ही काउंट करना है। देखिए कैसे। अब जैसे हमने लिखी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर हम 10 तक की काउंटिंग लिखते हैं तो हमारे पास 5 सिर्फ कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग में 5 कितनी बार आएगा, तो कितनी बार आएगा, सिर्फ 1 बार आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ऐसे ही इस काउंटिंग में कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 बार। तो ये 1 बार ये और 1 बार ये, तो ये टोटल अगर 1 से लेके 20 मतलब 1 to 20 की बात करें तो सिर्फ 5 कितने टाइम्स आ रहा है, सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसी तरह से हमें देखना है 1 से लेके 1000 तक की जो इंटीजर्स होंगे उनमें 5 कितनी बार आएगा, वो हमें काउंट करके आपको आंसर पे टिक करना है। देखिए कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे हमने देखा, अगर हम लिखेंगे काउंटिंग 1 to 10 की काउंटिंग लिखते हैं तो 1 बार आएगा, ऐसे ही 20 तक कितना आएगा, वो भी 1 बार आएगा, ऐसे 30 तक 1 बार, 40 तक 1 बार, 50। अब 50 की अगर हम बात करें तो 50 में कौन सा आएगा, एक तो 45 में दिख रहा है, एक 50 में दिख रहा है, तो कितने हो गए, 2 हो गए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर 60 की मैं बात करूं तो 50 से लेके 60 तक कितने हो जाएंगे, 9 तो वो हो जाएंगे, और एक 55 में डबल होगा, जैसे 55 में डबल होगा और हर बार 51 52 9 वो हो जाएंगे, तो कितने हो गए यहाँ पे 10 हो गए। ऐसे 70 तक 1 और
80 तक भी 1 होगा, ऐसे ही 90 तक 1 और 100 तक भी कितना हो जाएगा 1। इन सबको अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 कितना हो गया 20। अगर हम 100 तक की काउंटिंग लिखते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ 5 होंगे कितने आ जाएंगे, कितने आ गए हमारे पास टोटल 20 आ गए। ऐसे ही अगर हम देखें हमने लिखा 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग, तो उसमें कितने आए हमारे पास 20 आ गए। अगर हम 200 तक लिखते हैं तो हमारे पास कितने आएंगे, फिर से 20 आएंगे, ठीक है। अगर हम 300 तक लिखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर से 20। अगर हम 400 तक लिखते हैं तो फिर से 20। अगर हम 500 तक लिखते हैं तो कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। क्योंकि 500 तक 20 तो सब में है, लेकिन 500 में एक 5 ये भी काउंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 600 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, 20 तो ये आएंगे, ठीक है, 20 तो आएंगे ही, प्लस में जो 99 हमारे पास हर बार 5 आएगा वो भी काउंट होगा, तो इसमें हम 99 भी काउंट करेंगे। क्योंकि हम कैसे लिखेंगे 501 502 503 504 इस तरह से 501 502। और जब सब में 1 1 आ रहा है तो 600 में तो आएगा नहीं, 6 आ रहा है, तो ऐसे 99 टाइम्स 1 वो भी आएगा। तो वो हम जब काउंट करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 119 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 700 तक की बात करें तो फिर से 20 आ जाएगा, और 800 की बात करें तो फिर से कितना आ जाएगा 20। 900 तक की बात करें तो फिर से 20, और 1000 की बात करें तो कितना आ जाएगा फिर से 20, ठीक है। अब अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं ऐड, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे काउंट करते हैं और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 20 हमारे पास कितने बार आया, 9 बार, तो 20 9 दूनी 18, 180 तो ये हो गए, और एक 1 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 300। तो हमने जब सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 300 आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा 1 से लेके 1 से लेके 1000 तक की जो हम काउंटिंग करेंगे उसमें 5 की विजिबिलिटी होगी, या विजिबिलिटी नहीं जो हमें 5 देख सकते हैं अपीयरेंस होगी, वो कितनी बार होगी 300 टाइम्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, 10 तक की जो हमने काउंटिंग लिखी उसमें एक बार आएगा किसमें 5 में, 20 तक 15 में आएगा, ऐसे 30 तक 25 में, 40 तक 35 में आएगा, और 50 में 2 आएंगे, एक 45 में और एक 50 में। ऐसे ही 60 तक कितने आएंगे भाई, 51 52 53 54 और 55 56 57 और 58 एंड 59। तो यहां से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहां से लिख दिया हमने। ऐसे ही हमारे पास 70 तक 65 में आ जाएगा, 80 तक 75 में, 90 तक 85 में आएगा, और ऐसे ही 100 तक इसमें आएगा 95 में। तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा 20। तो ऐसे ही हमने सबको ऐड कर लिया, 100 तक आ रहा है 20, 200 तक 30, 300 तक 400 तक और 500 तक 5 ये एक एक्स्ट्रा होगा, काउंट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 21। ऐसे ही 600 में 20 तो ये रहेंगे और 99 एक्स्ट्रा रहेंगे 501 से लेके 599 तक, ठीक है। ऐसे ही सब में 20 रहेगा, और सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 300। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आपका आंसर कौन सा होगा, सी आंसर आपका क्या होगा, ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है A और B दो है स्टील के ब्लॉक हैं, और B को A के टॉप पे रखा जाता है, तो उससे क्या होता है वेट 60% बढ़ जाता है। हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट, मतलब कह रहा है कि अगर B को अगर वहां A के टॉप से उतार दिया जाएगा तो उसका कितना वेट कम हो जाएगा A और B के टोटल वेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज से है, ठीक है। जो परसेंटेज का हमारा टॉपिक है उसका कोड क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, और उसी के कॉन्सेप्ट से है।
तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा है तो बहुत ही इजीली विद इन 15 सेकंड्स में इसका क्वेश्चन आराम से आप निकाल सकते हैं, 15 सेकंड में। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ए के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये वाला ए है, इसके ऊपर अगर बी को रख दिया जाता है, ये ए और ये बी, तो इससे क्या होता है कि 60% जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? 60% इंक्रीज हो जाता है वेट। ठीक है, तो अगर हम मान ले ए का वेट अगर 100% है, 100 है मान लेते हैं, और बी का वेट कितना है? 60 है। कितना है? 60। अगर ए के ऊपर बी को हम रखेंगे तो टोटल वेट इनका कितना हो जाएगा? इसका 100 है और इसका 60 है, टोटल कितना हुआ? 160। मतलब 100 पे कितना इंक्रीज हो गया? 60% इंक्रीज हो गया। अब कह रहे हैं कि इस बी को हम क्या करें? यहां से उतार देते हैं। अगर उतार देंगे तो यहाँ पे तो बचेगा कितना? 100 ही बचेगा। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कितना कम होगा, कितना कम होगा, और ए और बी के टोटल वेट के रेस्पेक्ट में। अब टोटल कम होगा, उतारा है तो कम हुआ कितना? 60, और टोटल वेट कितना है? 160। अगर परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई किसकी कर ले? हम 100 की कर लेंगे। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 चौक 16 और 15 चौके 60 हो गया, और ये 2 दूनी 4 और ये हुआ 5, 15 पंजे 75, 75 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब कितना हुआ? 37.5%। ठीक है, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। एक दोबारा से देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी दो स्टील के ब्लॉक हैं। ठीक है, इनका एग्जैक्ट वेट हमें नहीं पता है, लेकिन एक कंडीशन दी गई है कि ए के टॉप पे बी को अगर रखा जाता है तो 60% क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है वेट। ठीक है, अगर हम मान ले ए का वेट है 100 केजी है और बी का वेट अगर 60% इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा इसका? 60 केजी मान लेते हैं हम, 60 केजी हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हुआ? 160, मतलब 60% इनका इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए, अब कह रहा है कि इसको टॉप पे से उतारते हैं, तो टॉप पे उतारने के बाद क्या होगा? आपको ये बताना है कि कितना परसेंट वेट कम होगा ए और बी दोनों के वेट के रेस्पेक्ट में। अब जो टोटल अगर इसको हम उतारते हैं टॉप पे से तो 60 कम होगा, और 60 किस पे कम होगा? 160 पे। अगर परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो हम किसी का क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके जो कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आएगा कितना आएगा? 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2002 मीनू's एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, whereas in 2010 मीनू's एज वाज half the age of मीरा. What is मीनू's years of birth? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2002 में मीनू की जो एज थी 1/3 थी किसकी? मीरा की एज की, और 2010 में, सॉरी ये 2002 में था, और 2010 में जो मीनू की एज थी वो उसका हाफ हो गई थी मीरा की एज का। तो आपको बताना है कि जो मीनू है उसकी ईयर ऑफ बर्थ क्या है, मतलब उसका जन्मदिन, उसका जन्म वाला साल क्या है, ईयर ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, देखिए जो ये क्वेश्चन है मेनली एज वाला जो आपका चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, और पूरा प्रॉपर ठीक कॉन्सेप्ट दिया हुआ उन्होंने, जिसको हम इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं ये हमारे पास मीनू जी हैं और ये मीरा जी हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मीनू की 2002 की बात करें, हम 2002 की बात करें, तो जो मीरा की एज का 1/3 है मीनू, अगर मीरा की एज अगर हम 3x मान लेते हैं तो इनका कितना हो जाएगा? 1x, मतलब 1/3 हो गया। ठीक है, अगर हम 2010 की बात करें तो ये कह रहा है कि इसकी एज का ये हाफ हो गई। तो अगर 2010 में क्या होगा? दोनों की एज में 8 साल बढ़ जाएंगे। जब 8 साल बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस में 8, और ये कितनी हो जाएगी इसकी एज? 3x प्लस में 8। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये इसकी हाफ हो गई। ठीक है, ये कह रही है, जो क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि जो मीनू की एज है 2010 में मीरा की एज से हाफ हो गई है। ठीक है, अगर इन दोनों को हमें इक्वल पुट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि अगर ये हाफ है इसको अगर डबल कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी
2x प्लस में 16 इज इक्वल टू 3x प्लस में 8। तो यहां से हो जाएगा 16 माइनस में 8 इज इक्वल टू 3x माइनस में 2x। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई, 8 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 8 है तो हम इसको यहां पुट कर सकते हैं, मतलब जो मीनू थी वो 2002 में 8 साल की थी, और जो मीरा थी वो x की वैल्यू पुट करने के बाद कितनी साल की हो गई, 24 साल की। मतलब ये कब की बात है, 2002 की बात है। ठीक है, मीनू की एज कितनी है, 8 साल, और मीरा की एज कितनी है, 24 साल। ठीक है, 1/3 भी इसका। अब पूछ रहा है कि मीनू की ईयर ऑफ बर्थ बताना आपको। तो अगर 2002 में वो 8 साल की है तो 8 साल इसमें से आप कम कर दीजिए, तो ये कितना बच जाएगा, 1994। ठीक है, कितना बच गया, 1994, मतलब 1994। तो ईयर ऑफ बर्थ कितना होगा इसका, 1994। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जो आपका आंसर दिया हुआ है वो कितना है, बी आंसर क्या होगा, ठीक होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो यूपीएससी आपसे लेवल पे पूछ रही है। केवल ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो इसमें कॉमन सेंस वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ वही चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है वो भी इजीली इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आंसर कितना है, 1994, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। The average of the weight of the children and their mother is 50 kg. The average of the weights of the children and their father is 52 kg. If the weight of the father is 60 kg, then what is the weight of the mother? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, 2 पेरेंट्स और 2 बच्चे। ठीक है, उनका जो बच्चों का एवरेज, बच्चों का वेट और मदर का वेट दोनों को, तीनों को जोड़ दें तो उनका जो एवरेज होगा 50 केजी होगा। ऐसे ही दोनों बच्चों के साथ अगर फादर की एज को ऐड किया जाए तो उनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 52 केजी। तो अब पूछ रहा है आपसे, अगर फादर का वेट 60 केजी हो तो मदर का वेट कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर टॉपिक की बात करें तो पूछा गया है एवरेज वाले टॉपिक में से, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, 2 बच्चे हैं, साथ में उनकी मदर है, तो टोटल हो गए तीनों, और तीनों को जो एवरेज वेट है वो कितना है, 50 केजी। मतलब जो टोटल वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 150 केजी। ठीक है, ऐसे ही 2 बच्चे हैं प्लस में उनका एक फादर है, और दोनों को अगर ऐड कर दे तो कितने हो गए मेंबर, 3 मेंबर, और तीनों का जो एवरेज है वो कितना है, 52। मतलब टोटल कितना हो गया, 156 केजी। ठीक है, अब दोनों बच्चों के साथ अगर मदर का वेट ऐड कर लेते हैं तो 150 केजी होता है। ऐसे ही दोनों बच्चों के साथ फादर का वेट ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, 156 केजी। और क्वेश्चन में दिया गया है कि फादर का जो वेट है वो कितना है, 60 केजी है। तो अगर यहां से हम 156 में से 60 केजी घटा देंगे तो यहां से अगर फादर का वेट हम लेस कर देंगे तो किसका बच जाएगा, सिर्फ दोनों बच्चों का बच जाएगा। तो यहां से हमने लेस किया इसको, तो ये हो गया 6, और 15 में से 6 गई तो 9 बच गई। ठीक है, तो जो दोनों बच्चे हैं उनका वेट कितना है, 96 केजी। ठीक है, कितना भी हो सकता है दोनों का अलग अलग, लेकिन दोनों का सम कितना है, 96 केजी है। तो यहाँ पे जो सम है हमारे पास मदर और दोनों बच्चों का है, तो इसमें से अगर हम टोटल में से दोनों बच्चों का, दोनों चाइल्ड्स का अगर हम घटा देंगे वेट तो किसका बच जाएगा, सिर्फ मदर का बच जाएगा। तो 150 में से हमने क्या किया, 150 माइनस 96 करेंगे तो ये 4 बच गया, और 14 में से हो गया तो कितना बच गया, 5। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 54 केजी, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आपका आंसर कितना होगा, 54 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अ 2-digit नेचुरल नंबर टू a number formed by reversing its digits is 4:7. The number of such pairs are. क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि कोई भी एक नेचुरल नंबर है, उसके जो दोनों डिजिट हैं अगर उनको पलटने के बाद जो दूसरा नंबर बनाया जाता है, उन दोनों का जो बीच का रेशियो वो कितना है, 4:7 है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं। ठीक है, इसमें वैसे रेशियो यूज किया गया है, लेकिन बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है रेशियो का है नहीं, ये बेसिकली हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। वैसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। ठीक है,
तो इसको अगर हम चाहें तो एक्स वाई के से भी करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्टली ही करेंगे। देखिए कैसे। अब मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, ठीक है, एक डिजिट ए हो जाएगा, एक डिजिट सॉरी एक नंबर ए और एक बी, और इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 4:7। कितना दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम हिट एंड ट्रायल से इसको कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इनके हम मल्टीपल चेक करेंगे, 7 के या 4 के, ठीक है। तो अगर 4 के मल्टीपल 2 डिजिट्स की बात है तो इसका मतलब क्या होगा, 10 से लेके और 99 तक के नंबर्स की बात होगी, ठीक है। तो इसके बीच में अगर देखेंगे तो 4 के मल्टीपल ज्यादा होंगे और 7 के मल्टीपल क्या होंगे, कम होंगे। तो हमें किससे ट्राई करना चाहिए, 7 से ट्राई करना चाहिए। तो देखिए जो 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 14 आता है, ठीक है। और 14 को अगर रिवर्स करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 41 आएगा। और आपको पता है कि 41 तो 4 का मल्टीपल ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखिए सेकंड है, अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 21, और अगर नंबर को रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लिखें 21 और यहां पे अगर हमने लिखा 12, तो ये क्या होगा, जैसे 7 × 21 और 4 × 12, इसका मतलब ये किस रेशियो में है, 4:7 में। इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम 7 × 4 करते हैं तो 7 × 28, ठीक है। और इसको अगर रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। लेकिन देखिए 28 और 82, क्योंकि ये तो 7 का मल्टीपल हो गया, लेकिन यहाँ पे इस रेशियो में ये नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उसके बाद 7 × 5 कितना होगा, 35। अगर इसको रिवर्स करते हैं तो ये कितना आएगा, 53 एक ऑड नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, पेयर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर करते हैं 7 × 42 हो गया 42। अगर इसको हम देखते हैं तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 42 और 24। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा 42 और 24, तो ये हो गया 7 × 42 और 4 × 24। इसका मतलब ये 4:7 में है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको भी हम एक पेयर में काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक जो पैटर्न चल रहा है, क्या कि जो भी नंबर है वो डबल है अपने आप से, ठीक है। मतलब इन दोनों जो डिजिट्स हैं इनका क्या है, आपस में डबल है। मतलब 1 है तो 2 है, 2 है तो 4 है। ऐसे ही जो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा वो कितना होगा, 63 होगा, कितना होगा 36, और ये कितना हो जाएगा 63, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 84। डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं, 7 × 7 = 49, तो 94, और ये कितना हो जाएगा, ये 49 और 94 ये नहीं हो सकता। ये 7 को 8 से करते हैं तो कितना आएगा 56, और ये कितना हो जाएगा, अगर रिवर्स करेंगे नंबर को तो ये हो जाएगा 65, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63, और अगर इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, जो कि रेशियो किसमें है, 36 और 63 ऑलरेडी 4:7 में है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 7 × 10 तो ये कितना आएगा 70, तो इसको अगर रिवर्स करेंगे तो 07, ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितना चाहिए हमें, 2 डिजिट का चाहिए। ऐसे ही अगर 7 × 11 करते हैं तो 77, तो ये तो कितना रहेगा, 77 ही रहेगा, तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसे ही अगर हम करते हैं 7 × 12 तो कितना हो जाएगा 84, और ये कितना हो जाएगा 48 रिवर्स करने के बाद। तो यहां से जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अगर ऐसे पेयर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास पेयर्स कितने बनेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो देखिए या तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है तो आप उसको बहुत ही इजीली और जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 12 21 24 42 36 63 48 एंड 84, जो कि 4 पेयर बनेंगे, और किस में होंगे, ये हमेशा 4:7 में रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश एंड राजेश टुगेदर bought 10 balls and 10 rackets. Rakesh spent 1300 and Rajesh spent 1500. If each racket costs 3 times a ball, then
व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ रैकेट। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है राजेश और जो राकेश हैं वो दो व्यक्ति हैं और दोनों ने 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदे हैं। तो इसमें से राजेश ने 1300 रुपए खर्च किए हैं और राजेश ने 1500 रुपए, राकेश ने 1300 और राजेश ने 1500 रुपए खर्च किए हैं। और आपसे पूछा ये जा रहा है अगर एक बॉल की कीमत एक रैकेट का 1/3 हो तो एक रैकेट की कीमत कितनी है ये बताना आपको। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं ये एक बॉल है, ठीक है जी, और ये रैकेट है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉस्ट का रेशियो है वो कितना है, 1/3 है। मतलब ये अगर इसका 3 रुपए है तो इसका कितना होगा, 1 रुपए होगा, ठीक है। और जो इनका जो टोटल अगर बात करें तो वैल्यू कितनी होगी, 4, और जो 4 है ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि पैसे कितने खर्च किए गए हैं, 2800 रुपए, 1300 और 1500 कितने हो गए, 2800 रुपए। मतलब इन दोनों की अगर 4 यूनिट की कॉस्ट माने तो हम कितना होगा, 2800 रुपए। तो अगर 1 यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, 2800 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो गया, 700। तो हमारा जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 700 को। अब देखिए जो 700 की कितनी है टोटल बॉल आई है, और टोटल बॉल है कितनी, 10 बॉल है हमारे पास, तो डिवाइड बाई 10 किया हमने, तो एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 70 रुपीज आ गई। ऐसे अगर हम रैकेट की बात करें तो हमारे पास जो अमाउंट बच गया वो कितना बच गया, 2100 बच गया, 2100 रुपए बच गया। और टोटल रैकेट कितने खरीदे हमने, 10 खरीदे हैं, तो यहां से जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 210, ठीक है। तो जो एक रैकेट की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 210। और क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रैकेट की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आपका आंसर कितना हुआ, 210, मतलब सी ऑप्शन होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन था आपका बेसिकली रेशियो के कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या करना था हमें, बॉल और रैकेट का, जो रैकेट है उसका क्या करना था, प्राइस का हमें रेशियो दिया गया था, कॉस्ट का रेशियो। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो दोनों की जो कॉस्ट है वो इसके हिसाब से 4 है और टोटल कॉस्ट कितनी है, 2800, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। तो हमारे पास जो 1 की इधर हमने रिप्रेजेंट किया 700 और बॉल टोटल कितनी है 10, तो डिवाइड बाय 10 किया तो कितना आ गया 70। ऐसे ही हमने 3 है कितना बच गया, 2100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 210। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर कितना हो आपका, सी आंसर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the numerator and denominator of a proper fraction are increased by the same positive quantity which is greater than 0, the resulting fraction is। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर में अगर हम किसी सेम पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब किसी भी नंबर को जोड़ें जो 0 से बड़ा हो, तो जो रिजल्ट में हमारे पास फ्रैक्शन आएगी उसमें क्या होगा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि हमेशा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उससे छोटा रहेगा, जो नया फ्रैक्शन आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब हमेशा वो क्या रहेगा, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उससे बड़ा रहेगा। नेक्स्ट है ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब उस फ्रैक्शन के इक्वल रहेगा जो ओरिजिनल है। और डी ऑप्शन है सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम डेफिनेटली, मतलब हम ऐसा कुछ डेफिनेटली नहीं बता सकते। तो इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर ठीक हो सकता है। देखिए तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमारे पास फ्रैक्शन होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं मेनली। एक होती है हमारे पास, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 3/5, ठीक है। इसमें जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है, सॉरी छोटा है। तो जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर छोटा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास है, जैसे मान लीजिए 7/4, तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन ये नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो हमारे पास पहला फ्रैक्शन दी हुई है ये दी हुई है 5/7, ठीक है। 5/7 हमारी ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ठीक है जी,
ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब इसकी में क्या करना है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करना है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। सपोज मान लीजिए हमने 2 ऐड कर दिया इन दोनों में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आएगा 7/9। ठीक है, 7/9। अब हमें डायरेक्टली ये नहीं पता चलेगा कि कैसे छोटा है कैसे बड़ा है, तो हम क्या करें, इसके भाग देके देख लेते हैं कि 5 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 पॉइंट लगा देंगे, 7 7 49 हो गया, और ये हो गया 1, फिर से एक और 0, तो 7 एकम 7, तो ये लगभग 3 रिमाइंडर आ गया। तो ये जो होगा लगभग 7.5 है, ये किसके इक्वल है, लगभग 0.71 के इक्वल है। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास 7/9 है, तो 7 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये 9 7 63 हो गया। ठीक है जी, तो यहां से फिर से 7 बच गया, 0 और 9 7 63 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही रिपीटिशन चलती रहेगी इसकी। तो जो 5/7 है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.71 है, और जो हमारे पास 7/9 है जो ऐड करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन आई है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.77। तो इसमें हम ऑब्वियस देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है, फ्रैक्शन बड़ी है। जो हमारी फ्रैक्शन है 5/7 इससे 7/9 क्या है, बड़ी है। ऐसे ही एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, 3 ऐड कर लेते हैं दोनों जगह पे, तो ये क्या हो गया, 6 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अगर 3/4 को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 7 28 हो गया, और ये 2 बच गया, और 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ, 0.75 हो गया। ऐसे ही 6/7 को अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो 6/7 को अगर सोल्व करते हैं तो देखिए 0.0 हो गया, तो 7 8 56, तो ये 0.8 हो गया। तो ये तो सीधा ही दिख रहा है कि ये ऑलरेडी इससे बड़ा, ये 0.75 और ये कितना 0.8 है। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होगी जहां पे न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, उस केस में हमेशा क्या होगा, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है और उसके बाद जो फ्रैक्शन आएगी जिसमें हम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करते हैं, उसके बाद वाली जो फ्रैक्शन क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आपका आंसर कितना होगा, बी होगा। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। आज हमने जो डिस्कस किया है पिछले 2 वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में और इसमें, 2019 के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी हम कोशिश करेंगे कि 2018 में जो क्वेश्चन आए थे सी सेट में, उन पे हम डिस्कशन करेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए आप।